नमस्कार साथियों, टेक्निकल क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा जो 20 फरवरी 2017 को द्वितीय पारी में मेंटेनर इलेक्ट्रीशियन भर्ती परीक्षा आयोजित हुई थी, इसका जो पेपर है वो हल करेंगे। तो इस पेपर का पहला प्रश्न है, एक तुल्यकालिक जनित्र में आर्मेचर की प्रतिक्रिया को कौन सा प्रभाव जीरो पावर फैक्टर लैगिंग को संचालित करता है, यानी शून्य पश्चगामी कौन सा है। तो तीन स्थिति होती है इसमें, आर्मेचर रिएक्शन के तीन प्रभाव होते हैं जो तुल्यकालिक जनित्र होता है यानी अल्टरनेटर होता है। इसके अंदर एक तो होता है इकाई, एक होता है शून्य पश्चता या पश्चगामी, और एक हो गया शून्य अग्रता यानी शून्य अग्रगामी। जो इकाई होता है इसका जो रिएक्शन का जो प्रभाव होता है वो प्रतिचुंबकन प्रकार का होता है या क्रॉस मैग्नेटिक प्रकार का होता है। प्रतिचुंबकन प्रकार का। जो शून्य पश्चता होता है इसका जो प्रभाव होता है अचुंबकन प्रकार का या डीमैग्नेटाइजेशन कह सकते हैं, अचुंबकन प्रकार का। और जो शून्य अग्रता होता है इसका जो प्रभाव होता है वो चुंबकन प्रकार का होता है, चुंबकन प्रकार का। अब ऑप्शन देखो, पूछा किसका है, शून्य पश्चता का यानी शून्य पश्चगामी या लैगिंग का पूछा है। ऑप्शन देखो, मैग्नेटाइजिंग यानी चुंबकन, ये हो गया शून्य अग्रता का। मैग्नेटाइजिंग व क्रॉस मैग्नेटाइजेशन यानी प्रतिचुंबकन प्रकार का। सी में गया डीमैग्नेटाइजिंग यानी अचुंबकन प्रकार का, सही है डीमैग्नेटाइजिंग। और डी में क्या है, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग, क्रॉस का से क्या हो गया प्रतिचुंबकन, ये इकाई में होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका सही होगा कि डीमैग्नेटाइजिंग या अचुंबकन प्रकार का। तो राइट आंसर हो गया सी। नेक्स्ट प्रश्न है, डायोड में रिवर्स रिकवरी करंट निम्न में से किस पर निर्भर करता है। एक जो डायोड है इसके अंदर जो रिवर्स रिकवरी करंट है वो किन कारकों पर निर्भर करता है। ऑप्शन देखो, स्टोरेज चार्ज पर, अग्रेसित क्षेत्र धारा पर, तापमान पर, या पीआईवी यानी पीक इनवर्स वोल्ट पर। तो अग्रेसित क्षेत्र धारा पर निर्भर करता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी अग्रेसित क्षेत्र धारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लेड एसिड सेल का विशेष पावर क्या होता है, यानी एक लेड एसिड सेल का विशेष पावर क्या होता है। तो इसका विशेष पावर होता है 180 वाट प्रति किलोग्राम, यानी विशेष पावर होता है 180 वाट प्रति किलोग्राम। कई बार ऊर्जा घनत्व के बारे में पूछ लेते हैं कि एक लेड एसिड सेल का ऊर्जा घनत्व क्या होता है। तो ऊर्जा घनत्व होता है 80 से 90 वाट आवर प्रति लीटर। ऊर्जा घनत्व यह होता है 80 से 90 वाट आवर प्रति लीटर। तो इसमें विशेष पावर के बारे में पूछा है, तो विशेष पावर क्या होता है 180 वाट प्रति किलोग्राम। किस ऑप्शन में देखो, बी ऑप्शन में देखो 180 वाट प्रति किलोग्राम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश की दृश्य तरंग का तरंग दैर्घ्य सीमा क्या होती है, यानी जो प्रकाश किरण होती है इसकी जो तरंग दैर्घ्य है वो क्या होता है। तो जो प्रकाश किरणें होती है इसका जो तरंग दैर्घ्य 380 नैनोमीटर से 760 नैनोमीटर होता है, यानी 380 नैनोमीटर से 760 नैनोमीटर, या इसे हम इस प्रकार भी कह सकते हैं कि 380 इंटू 10 की घात -9 मीटर से 760 इंटू 10 की घात -9 मीटर इसका तरंग दैर्घ्य यानी लैम्डा होता है। तो 380 नैनोमीटर, कई बार इसको 10 की घात -10 यानी एंगस्ट्रॉन्ग में भी पूछ लेते हैं। तो एंगस्ट्रॉन्ग में कितना हो जाता है, यानी 3800 इंटू 10 की घात -10,
क्योंकि यहाँ 9 है, 10 लगाएंगे तो 1 0 यहाँ आ जाएगा, तो 3800 इंटू 10 की घात -10 मीटर से 7600 इंटू 10 की घात -10 मीटर। और 10 की घात -10 को हम क्या कहते हैं, एंगस्ट्रॉम। तो इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 3800 एंगस्ट्रॉम से 7600 एंगस्ट्रॉम, यानी 10 की घात -10 को हम एंगस्ट्रॉम दर्शाते हैं, तो 3800 एंगस्ट्रॉम से 7600 एंगस्ट्रॉम, इस प्रकार भी हम इसे प्रदर्शित कर सकते हैं। तो अब ऑप्शन देखो इसके अंदर क्या है, ए में क्या है 400 से 700 नैनोमीटर, जबकि एक्चुअल में क्या होता है 380 से 760 नैनोमीटर। अब और ऑप्शन देखो 700 से 1200 नैनोमीटर, 100 से 400 नैनोमीटर, 1250 से 3000 नैनोमीटर। तो इन ऑप्शनों को देखिए तो फिर ए ऑप्शन से होगा कि 400 से 700 नैनोमीटर, क्योंकि एक्चुअल में कितना होता है 380 नैनोमीटर से 760 नैनोमीटर तक होता है। तो ए ऑप्शन इसका सही होगा। और 380 नैनोमीटर से कम तरंग दैर्घ्य वाली किरणों को हम पराबैंगनी किरणें कहते हैं। 760 नैनोमीटर से ऊपर की जो तरंग दैर्घ्य की किरणें होती है उसे हम अवरक्त किरणें कहते हैं, यानी इंफ्रारेड कहते हैं। और इनसे 380 से कम को अल्ट्रावायलेट यानी पराबैंगनी किरणें कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन से होगा कि 400 से 700 नैनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा लैंप एक वर्णी प्रकाश देता है, यानी जो लैंप है इनमें से कौन सा लैंप है जो एक वर्णी यानी मोनोक्रोमेटिव प्रकाश प्रदान करता है। तो सोडियम वेपर लैंप है, वो मोनोक्रोमेटिव यानी सुहावना प्रकाश प्रदान करता है। कई बार पूछ लेते हैं कि निम्न में किस लैंप की CRI उच्च होती है, यानी कलर रेंडरिंग इंडेक्स यानी रंग प्रतिपादक सूचकांक अच्छा किसका होता है, GLS लैंप का, यानी जनरल लाइटिंग सिस्टम का CRI उच्च होती है। CRI क्या होती है कि प्रकाश यानी इस लैंप के प्रकाश से दूसरी वस्तुओं का रंग चेंज न होना यानी परिवर्तित न होना, यानी एक्चुअल रंग प्रदर्शित करना CRI कहलाता है। तो GLS लैंप का CRI पूछ ले तो GLS लैंप की CRI उच्च होती है। और यहाँ एकवर्णी प्रकाश यानी मोनोक्रोमेटिव प्रकाश के बारे में पूछा है तो सोडियम वेपर लैंप यानी सोडियम वाष्प लैंप राइट होगा। तो राइट आंसर हो गया डी, सोडियम वाष्प लैंप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IC/IE का अनुपात आमतौर पर से कम होता है, यानी IC/IE का अनुपात क्या कहलाता है, तो यह अनुपात करंट गेन एल्फा कहलाता है। करंट गेन एल्फा क्या होता है, करंट गेन एल्फा बराबर होता है डेल्टा IC बट्टा डेल्टा IE, यानी कलेक्टर करंट संगत एमीटर करंट का अनुपात करंट गेन एल्फा कहलाता है, जबकि करंट गेन बीटा क्या होता है, करंट गेन बीटा बराबर होता है डेल्टा IC बटा डेल्टा IB, यानी कलेक्टर करंट संगत बेस करंट परिवर्तन को हम करंट गेन बीटा कहते हैं। तो इसमें यही पूछा कि IC व IE का अनुपात है, यानी IC बटा IE का अनुपात क्या कहलाता है, एल्फा कहलाता है। तो आमतौर पर ये एल्फा से कम होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए राइट होगा, यानी ए ऑप्शन सही होगा कि एल्फा है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक डीसी जनरेटर में घूर्णन भाग कौन सा होता है। डीसी जनरेटर है, इसका घूर्णक भाग कौन सा होता है, तो इसका घूर्णक भाग आर्मेचर होता है। पूछ लेंगे स्थिर भाग कौन सा होता है, तो स्थिर भाग होता है फील्ड वाइंडिंग। जबकि ऐसी जनरेटर या अल्टरनेटर के बारे में पूछ ले कि अल्टरनेटर में घूर्णक भाग कौन सा होता है, तो अल्टरनेटर में घूर्णक भाग फील्ड वाइंडिंग होती है और स्थिर भाग आर्मेचर वाइंडिंग रखी जाती है इसके अंदर। तो ये डीसी जनरेटर के बारे में पूछा है तो घूर्णक भाग क्या हो जाएगा, आर्मेचर, यानी सी ऑप्शन इसका राइट होगा कि आर्मेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना है, यानी कोरोना क्या है, तो कोरोना क्या होता है कि जो उच्च वोल्टता की लाइन होती है उसमें चालक की सतह पर विद्युत का स्थैतिक दबाव ज्यादा हो जाता है, इस कारण वायुओं का पूर्ण ब्रेकडाउन होता है वहां पे। और साथ ही यानी बैंगनी रंग की धुंधली चमक दिखाई देती है, हिंसिंग की ध्वनि सुनाई देती है, रेडियो व्यवधान में यानी रेडियो संग्रहण में व्यवधान उत्पन्न होता है, ओजोन गैस भी पैदा होती है। तो इसमें पूछा है कि ये क्या है, तो ऑप्शन देखो, वायु का पूर्ण ब्रेकडाउन, लाइनों के बीच स्पार्किंग,
पावर ब्रेकडाउन, वायु का आंशिक ब्रेकडाउन, तो ये लाइन का पूर्ण ब्रेकडाउन, यानी यह वायु का पूर्ण ब्रेकडाउन है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन सही होगा कि वायु का पूर्ण ब्रेकडाउन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रत्यावर्तक की क्षेत्र कुंडली के साथ आपूर्ति की जाती है, यानी एक प्रत्यावर्तक है इसकी जो फील्ड वाइंडिंग है इसको हम किस प्रकार की सप्लाई से जोड़ते हैं, तो इसको हम डायरेक्ट करंट यानी दिष्ट धारा से जोड़ते हैं। तो यानी फील्ड वाइंडिंग को हम डीसी सप्लाई से जोड़ते हैं। ऑप्शन देखो, पल्सेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट, ऑसिलेटिंग करंट या डायरेक्ट करंट। तो डायरेक्ट करंट यानी दिष्ट धारा से जोड़ते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन इसका सही होगा कि डायरेक्ट करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वोल्टेज स्तर के लिए पीवीसी यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड कंड्यूट परिपथ का उपयोग किया जाता है, यानी पीवीसी कंड्यूट परिपथ का उपयोग किस वोल्टता तक के लिए किया जाता है। ऑप्शन देखो, 250 से 600 वोल्ट के बीच, 800 वोल्ट से ज्यादा, 600 वोल्ट से ज्यादा, 250 से कम। तो यानी निम्न और मध्यम वोल्टता की जो होते हैं इसमें हम काम में लेते हैं तो 600 वोल्ट तक के लगभग 20, तो 250 से 600 वोल्ट के 20। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका सही होगा कि 250 से 600 वोल्ट के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्युत परिपथ में लपेटे गए वायर की लंबाई निम्न में से किसके रूप में संदर्भित है, यानी एक विद्युत परिपथ में लपेटे गए वायर की लंबाई किस रूप से हम प्रदर्शित करते हैं या किस रूप से संदर्भित है। ऑप्शन देखो, प्रेरक यानी ये प्रेरक को प्रदर्शित करेगा, सुचालक, उष्मारोधी या प्रतिरोधक। तो एक लपेटे गए वायर की लंबाई चालक कहलाएगा। तो क्या राइट आंसर क्या हो जाएगा, चालक। और इसका विरोध करने का गुण विरोधक यानी विरोध कहलाएगा या प्रतिरोध कहलाएगा। और तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, सुचालक कहलाएगा। तो बी ऑप्शन इसका सही होगा कि सुचालक है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक प्रतिरोध के शंट एक कम प्रतिरोध के शंट के प्रयोग से एक गतिशील कॉइल स्थायी चुंबक साधन निम्न में से किसके समान प्रयोग किया जाता है, यानी कम मान का प्रतिरोधक है और शंट यानी समांतर क्रम में लगा हुआ है। किस प्रकार से पूछा है, देखो कि कम मान का प्रतिरोध शंट में यानी समांतर क्रम में गतिशील कॉइल स्थायी चुंबक साधन, यानी कौन सा गतिशील कॉइल, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल, यानी मूविंग कॉइल, कॉइल का गतिशील और चुंबक है स्थिर। तो पीएमएमसी यंत्र के साथ, यानी एक मीटर है या पीएमएमसी यंत्र है, इसके साथ समांतर क्रम में कम मान का शंट प्रतिरोध लगा रहे हैं, तो यह कौन सा उपकरण बनेगा, यह एमीटर होगा। यानी यंत्र के साथ समांतर क्रम में निम्न मान का प्रतिरोध लगाते हैं तो यह एमीटर होगा। और यदि इसके साथ श्रेणी क्रम में उच्च मान का प्रतिरोध लगाते हैं, यानी श्रेणी क्रम में उच्च मान का प्रतिरोध लगाते हैं, तो यह वोल्ट मीटर कहलाएगा। तो इसमें निम्न मान का शंट प्रतिरोध लगा रहे हैं तो यह एमीटर कहलाएगा। तो राइट आंसर क्या हो गया, एमीटर। यानी किसमें देखो, बी ऑप्शन में। तो राइट आंसर हो गया बी, एमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंज के नियम का समीकरण क्या है। लेंज के नियम का समीकरण क्या है कि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल सदैव उन्हीं कारणों का विरोध करता है जिसके कारण वह पैदा होता है। और जो प्रेरित होता है वो किस प्रकार का होता है, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर क्या होगा, E बराबर -L di/dt। ये लेंज का नियम कहता है, ये माइनस लेंज के नियम के अनुसार ही है। बाकी L di/dt है तो फैराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरणा सिद्धांत के अनुसार है। तो -L लेंज के नियम के अनुसार है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल विपरीत स्वभाव का होता है, ये माइनस इसलिए है। तो इसमें अनुपात से संबंधित पूछा है तो इसको हम किस प्रकार से रख सकते हैं कि E समानुपाती L di/dt, और इसमें L भी नहीं दे रखा है, जबकि देखो di समानुपाती होता है d फाई के, तो हम कह सकते हैं कि E समानुपाती d/dt। इस प्रकार से पूछा है तो किसके समानुपाती होगा कि d/dt, यानी ए ऑप्शन इसका सही होगा कि प्रेरित विद्युत वाहक बल फ्लक्स परिवर्तन की दर के समानुपाती होगा।
नेक्स्ट प्रश्न है, यदि दो प्रतिरोधक R1 5 ओम R2 5 ओम समांतर में जुड़े हैं तो कुल प्रतिरोध क्या होगा। दो प्रतिरोधक है जो समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, किस प्रकार से, इस प्रकार से मान लो कि दो प्रतिरोधक है, इनका मान क्या है, R1 5 ओम है, ये R1 5 ओम है, ये R2 ये भी 5 ओम है, तो RT बराबर क्या होगा। यदि समान मान के प्रतिरोध है, समांतर क्रम में लगे हुए हैं, तो कुल प्रतिरोध RT बराबर होगा R बटा N। R का मान क्या है, यहाँ पर एक प्रतिरोध का मान है 5 ओम, प्रतिरोधकों की संख्या है 2, तो कितना हो जाएगा 2.5 ओम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 2.5 ओम। किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में देखो 2.5 ओम, तो राइट आंसर हो गया सी 2.5 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि उत्तेजन क्रांतिक है तो अल्टरनेटर का शक्ति गुणांक क्या होगा। यानी उत्तेजना जो फील्ड की एक्साइटेशन है वो क्रिटिकल है या क्रांतिक है, तो अल्टरनेटर का शक्ति गुणांक क्या होगा, इकाई होगा। तो ऑप्शन देखो किस में है, अग्रगामी होगा या पश्चगामी होगा या यूनिटी यानी इकाई होगा, या इनमें से कोई नहीं तो यूनिटी होगा यानी इकाई होगा। तो सी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिकला प्रेरण मोटर की कार्य कुशलता निम्न में से किसके लगभग अनुपातिक होती है। इन थ्री फेज इंडक्शन मोटर की जो कार्य कुशलता यानी दक्षता है वो किसके लगभग अनुपातिक होती है, यानी किसके अनुपातिक में होती है। अब इसमें क्या दे रखा है, एस यानी शिल्प के अनुपातिक होती है। अब देखो सामान्यतः हम क्या देखते हैं कि मोटर की जो शिल्प होती है वो लगभग कितनी होती है, 2 या 4% होती है। मान लो 4% है, एस बराबर मान लो कि 4%, या अंश में मान लें तो एस बराबर कितनी हो जाएगी 0.04 अंश में। तो ये दक्षता के बारे में पूछा कि कुशलता कितनी होती है, ये एस के बराबर होती है क्या, यानी लगभग 4-5% ही होती है क्या, नहीं ये गलत है। बी में क्या दे रखा है 1 माइनस एस, 1 माइनस एस कहा से क्या हो गया कि 1 माइनस एस, मान लो ये अंश में दे रखी है तो 0.04, तो कितना हो गया 0.96। परसेंट में ले तो कितना हो जाएगा, ये प्रतिशत में लेंगे तो ये हो जाएगा 96%। तो ये सही है, यानी लगभग इसके अनुपातिक होती है। यानी 1 माइनस एस कर देते हैं तो लगभग इसकी दक्षता आ जाती है, यानी एस इसको लेस कर रहे हैं तो कितना हो रहा है, मान लो कि ये पर्सन है तो चिन्ह आ रही है तो 96% ये हो सकती है, तो ये सही है। एन इंटू एस, एन का से क्या सिंक्रोनस गति, एस शिल्प, यानी सिंक्रोनस गति को ऐसे गुणा करेंगे तो बहुत ज्यादा आएगा, नहीं एन सिंक्रोनस गति के बराबर नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका सही होगा कि 1 माइनस एस के बराबर होगी इसकी, यानी अनुपातिक होगी। तो राइट आंसर हो गया बी। नेक्स्ट प्रश्न है, डीसी जनरेटर में अवशिष्ट चुंबकत्व का क्या कार्य है। एक डीसी जनरेटर है, इसके अंदर अवशिष्ट चुंबकत्व का कार्य क्या है। तो अवशिष्ट चुंबकत्व पहले तो यह है कि किस में होना आवश्यक है, जो सउत्तेजित जनरेटर होते हैं उसमें अवशिष्ट चुंबकत्व होना आवश्यक है। यदि अवशिष्ट चुंबकत्व नहीं होगा तो वो वोल्टेज निर्माण नहीं करेगा। जबकि परतक उत्तेजित जनरेटर है, इसमें अवशिष्ट चुंबकत्व का कोई महत्व नहीं है। यदि अवशिष्ट चुंबकत्व नहीं है तो भी वो, क्योंकि बाह्य पथ से हम डीसी फील्ड को डीसी से जोड़ेंगे तो इसमें अवशिष्ट चुंबकत्व होना आवश्यक नहीं है। तो कई बार तो पूछ लेते किस में होना आवश्यक है, तो सउत्तेजित जनरेटर में अवशिष्ट चुंबकत्व होना आवश्यक है। ये क्या काम करता है, ये वोल्टेज का निर्माण करता है, यानी प्रारंभिक वोल्टेज निर्माण अवशिष्ट चुंबकत्व ही करता है। अब ऑप्शन देखो, अन्य विकल्पों में से कोई नहीं, धारा का निर्माण करना, वोल्टेज का निर्माण करना, आवर्ती का निर्माण करना। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, वोल्टेज का निर्माण करना। तो सी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेराडे के नियम में होने वाला ऋणात्मक चिन्ह क्या दर्शाता है। यानी जो अभी हमने लिया कि माइनस एल डी फाइव अपॉन डी टी, तो ये माइनस क्या दर्शाता है। ऑप्शन देखो, ऋणात्मक ईएमएफ, धनात्मक चुंबकीय प्रवाह, ऋणात्मक प्रवाह और ऋणात्मक विद्युत वाहक बल, प्रेरित ईएमएफ और चुंबकीय प्रवाह में परिवर्तन के विरुद्ध चिन्ह होते हैं, और डी में क्या है ऋणात्मक प्रवाह। तो सी ऑप्शन इसका सी होगा कि प्रेरित विद्युत वाहक बल है और चुंबकीय प्रवाह में परिवर्तन में, जो चुंबकीय प्रवाह में परिवर्तन होता है इसमें विरुद्ध चिन्ह होते हैं, एक दूसरे के विपरीत स्वभाव के होते हैं। तो राइट आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कम्यूटेटर घटकों को एक दूसरे से पतली परत द्वारा पृथक किया जाता है। जो सेगमेंट दिक् परिवर्तक होते हैं, कम्यूटेटर सेगमेंट होते हैं, इनमें दो सेगमेंट के बीच में क्या भरा जाता है, मान लो ये आर्मेचर है, आर्मेचर की मान लो कि शाफ्ट है, शाफ्ट पर यहाँ पे दिक् परिवर्तक लगे हुए हैं, मान लो इस प्रकार से। तो इन दो सेगमेंट के बीच में यहाँ पर क्या भरा जाता है, यहाँ पर अब्रक भरा जाता है, यानी चालक के तौर पर अब्रक भरी जाती है, यानी माइका या अब्रक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, अब्रक किस में, देखो ए ऑप्शन में देखो तो राइट आंसर हो गया ए, अब्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईई नियमों का उद्देश्य क्या है। आईई नियमों का उद्देश्य क्या है, ऑप्शन देखो, विद्युत हानि को कम करने के लिए, बेहतर विद्युत उत्पादन के लिए, सुरक्षा और संरक्षा के लिए, एडी धारा हानि को कम करने के लिए। तो इन ऑप्शनों में देखें तो ये होगा सुरक्षा और सुरक्षा के लिए, यानी सुरक्षा और स्वास्थ्य से संबंधित रहते हैं ये, तो सुरक्षा और सुरक्षा के लिए होते हैं। तो राइट आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सिंप्लेक्स लेप कुंडली के लिए कम्यूटेटर पिच निम्न में से किसके समान होगा। सिंप्लेक्स है, लेप वाइंडिंग है, तो लेप वाइंडिंग में कम्यूटेटर पिच बराबर क्या होता है, यानी लेप वाइंडिंग में कम्यूटेटर पिच वाई सी बराबर होता है प्लस माइनस 1 इंटू फ्लेक्स, प्लस माइनस 1 इंटू फ्लेक्स। यदि वेव वाइंडिंग है तो वेव वाइंडिंग है तो वाई सी बराबर होता है वाई ए, औसत पिच के बराबर, जबकि वाई ए बराबर क्या होता है, जेड प्लस माइनस 2 इंटू फ्लेक्स बट्टा टी। फ्लेक्स का, ये फ्लेक्स का ऐसे क्या है कि सिंप्लेक्स है तो यहाँ 1 गुणा 1 करेंगे, ड्यूप्लेक्स है तो 2, ट्रिप्लेक्स है तो 3, क्वार्टरप्लेक्स है तो 4। इसी प्रकार इसमें है कि सिंप्लेक्स है तो इंटू 1, ड्यूप्लेक्स है तो इंटू 2, ट्रिप्लेक्स है तो इंटू 3, क्वार्टरप्लेक्स है तो इंटू 4। ये प्लस प्लस का ऐसे कि प्रोग्रेसिव वाइंडिंग है, माइनस माइनस का ऐसे क्या रिट्रोग्रेसिव। यदि प्रोग्रेसिव वाइंडिंग है तो प्लस 1 रखेंगे, फिर प्लस 1 इंटू फ्लेक्स रखेंगे, रिट्रोग्रेसिव है तो माइनस 1 इंटू फ्लेक्स रखेंगे। इसी प्रकार से इसमें जेड कुल चालकों की संख्या प्लस प्रोग्रेसिव माइनस रिट्रोग्रेसिव 2 इंटू फ्लेक्स बटा पी। अब इसमें क्या पूछा है कि एक सिंप्लेक्स लेप कुंडली, सिंप्लेक्स का से क्या हो गया कि 1 है, और प्रोग्रेसिव है या रिट्रोग्रेसिव ये नहीं दे रखा है तो हम इसको प्रोग्रेसिव मानेंगे, जबकि इसमें तो प्लस माइनस इस प्रकार से दे रखा है, तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा कि वाई सी बराबर प्लस माइनस 1 इंटू सिंप्लेक्स है तो क्या हो जाएगा इंटू 1, तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस 1 हो जाएगा, यानी कम्यूटेटर पिच वाई सी बराबर क्या हो जाएगा प्लस माइनस 1। यदि इसमें केवल प्रोग्रेसिव के बारे में पूछ लेता एक प्रोग्रेसिव सिंप्लेक्स लेप कुंडली के लिए वाई सी का मान क्या होगा, तो केवल 1 आता। रिट्रोग्रेसिव के बारे में पूछ ले तो माइनस 1 होता, फिर इसका ऑप्शन। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा प्लस माइनस 1, यानी किसमें है देखो सी, ए ऑप्शन में देखो प्लस माइनस 1, तो राइट आंसर हो गया ए। नेक्स्ट प्रश्न है, एक ज्ञात वक्रीय तरंग का रूप गुणांक निम्न में से किसके समान होता है, यानी रूप गुणांक फॉर्म फैक्टर के बारे में पूछा है। एक साइनोसोडल वेव का रूप गुणांक यानी फॉर्म फैक्टर का मान क्या होगा। फॉर्म फैक्टर का मान होता है 1.11, जबकि कई बार शीर्ष गुणांक या शिखर गुणांक के बारे में पूछ लेते हैं या पिक फैक्टर के बारे में पूछ लेते हैं, तो पिक फैक्टर बराबर क्या होता है, पिक फैक्टर का मान होता है 1.414। तो फॉर्म फैक्टर का मान जिसे हम रूप गुणांक भी कहते हैं या आकृति गुणांक भी कहते हैं, इसका मान होता है 1.11। पिक फैक्टर या शीर्ष गुणांक या शिखर गुणांक इसका मान होता है 1.414। तो इसमें रूप गुणांक के बारे में पूछा तो क्या हो जाएगा 1.11, तो राइट आंसर हो गया 1.11। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा ट्रांसफार्मर आकार में सबसे छोटा होता है। जो दे रखे हैं इनमें से कौन सा ट्रांसफार्मर है छोटा है आकार में। तो पहले तो केवीए देखो, केवीए सभी की समान है कि 5 केवीए सभी की, तो केवी के आधार पर तो सब समान है।
अब जिनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी वो आकार में छोटा होगा, कम फ्रीक्वेंसी तो आकार में बड़ा होगा। तो ऑप्शन देखो 25 हर्ट्ज, 50, 100 और 60, तो 100 हर्ट्ज ज्यादा है, तो जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी वो आकार में छोटा होगा। तो सी ऑप्शन सही होगा कि 5 केवीए 100 हर्ट्ज। नेक्स्ट प्रश्न है, एक सोडियम वाष्प लैंप की प्रकाशमान दक्षता क्या होती है? एक सोडियम वेपर लैंप है, इसकी प्रकाशमान दक्षता क्या होती है? तो सोडियम वेपर लैंप की जो प्रकाशितता होती है वो होती है 110 ल्यूमन प्रति वाट। 110 ल्यूमन प्रति वाट, यानी एक जो सोडियम वेपर लैंप है इसकी प्रकाशितता होती है 110 ल्यूमन प्रति वाट। कई बार पूछ लेते हैं जो सामान्य लैंप होते हैं इसकी कितनी होती है, जो जीएलएस लैंप होता है इसकी होती है 20 ल्यूमन प्रति वाट। ट्यूबलाइट के बारे में पूछ लेते हैं कि फ्लोरोसेंट लैंप की प्रकाशिता क्या होती है, तो फ्लोरोसेंट लैंप की प्रकाशिता होती है 70 ल्यूमन प्रति वाट। तो सोडियम वेपर लैंप की कितनी होती है 110 ल्यूमन प्रति वाट। अब ऑप्शन देखो 10 ल्यूमन प्रति वाट, 70 ल्यूमन प्रति वाट, 50 ल्यूमन प्रति वाट, 30 ल्यूमन प्रति वाट, तो इनमें ऑप्शन है ही नहीं, जबकि एक्चुअल में क्या होती है 110 ल्यूमन प्रति वाट होती है। तो राइट आंसर क्या होगा 110 ल्यूमन प्रति वाट। नेक्स्ट प्रश्न है, हॉल कंडक्टर का उपयोग से कोरोना क्षति को कम किया जा सकता है, निम्न में से सही कारण चुनिए। यानी हॉल कंडक्टर का उपयोग से कोरोना लॉसेज कम किया जा सकता है, यानी खोखले चालक का प्रयोग करके कोरोना हानि को कम किया जा सकता है। निम्न में से सही कारण चुनिए, जो दिए उनमें से सही कौन सा कथन है। ऑप्शन देखो, दिए गए अनुप्रस्थ काट में चालक की त्रिज्या बढ़ जाती है, यानी अनुप्रस्थ काट में चालक की त्रिज्या बढ़ जाती है, सही है। खोखले चालक प्रयोग करने से त्रिज्या बढ़ जाती है, सही है। कंडक्टर में आवर्त धारा का विलोपन होता है, आवर्त धारा का क्या एडी करंट का विलोपन होता है, नहीं। यह चालक के बेहतर वेंटिलेशन प्रदान करता है, यानी वेंटिलेशन बहुत बेहतर प्रदान करता है, ऊष्मा संचरण के लिए बेहतर प्रदान करता है, ये भी नहीं होगा। धारा घनत्व में कमी पाई गई है, ये भी नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन से होगा कि दिए गए अनुप्रस्थ काट में चालक की त्रिज्या बढ़ जाती है या बढ़ती है, तो ए ऑप्शन इसका सही होगा। तो ये कुछ प्रश्न थे इस पेपर से संबंधित, जो शेष प्रश्न है वो नेक्स्ट क्लास में रहेगा। ठीक है साथियों।